नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पवन लर्निंग जोन पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे, बजट 2026। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जरा सोचिए, अगर सरकार ने इस साल शेयर बाजार के सट्टेबाजों को डराने के लिए या फिर हमारी ट्रेनों को हवाई जहाज जैसी स्पीड देने के लिए और हाँ, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज को सस्ता करने का पूरा मास्टर प्लान एक ही दस्तावेज में लिख दिया हो। तो आज हम उसी दस्तावेज को गहराई से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय बजट 2026-27 की। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक तकनीकी बात पर ध्यान दीजिए। हमारे भारतीय संविधान में बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। सच में? हाँ, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अच्छा, और इसे सिर्फ एक बही खाता समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। मतलब ये केवल ये नहीं बताता कि सरकार ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। सही कहा। असल में यह हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था का एक जीपीएस है। ये तय करता है कि अगले एक साल में देश की दिशा क्या होगी, रोजगार कहाँ पैदा होंगे और एक आम नागरिक के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, और हम सिर्फ मुश्किल आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि ये आंकड़े असल जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जरा इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस जीपीएस सिस्टम की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। इतिहास जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसी से हमें आज के बदलाव समझ आते हैं। भारत का सबसे पहला बजट ब्रिटिश काल में 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था और इसे पेश करने वाले व्यक्ति का नाम जेम्स विल्सन था। लेकिन उस समय तो उनका मकसद सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटे को पूरा करना था, है ना? बिल्कुल सही। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब हम आजाद हुए। हाँ, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आया था। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चट्टी जी ने इसे प्रस्तुत किया था। और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी बदलाव 1955-56 में आया, सीरी देशमुख जी के समय में। हाँ, उनके कार्यकाल में पहली बार बजट पत्रों का हिंदी में प्रकाशन शुरू हुआ। ये सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं था, इसके जरिए पहली बार देश के सबसे जटिल दस्तावेज को अंग्रेजी जानने वाले एलीट वर्ग से निकालकर आम नागरिक की समझ तक लाया गया। ये तो बहुत ही शानदार कदम था। यहाँ पर बच्चों के मन में अक्सर एक बात आती है, और सच कहूं तो ये एक अच्छा प्रश्न है कि क्या आजाद भारत में किसी एक व्यक्ति का इस दस्तावेज पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है? मतलब सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो बच्चों, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी के नाम दर्ज है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। क्या बात है, 10 बार? हाँ, हालांकि आज के समय में सत्ता और नेतृत्व का स्वरूप काफी बदल चुका है। जहां 1970 में इंदिरा गांधी जी ने पहली बार किसी महिला के रूप में बजट पेश किया था, वहीं आज हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश करके पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि महिला नेतृत्व की निरंतरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। खैर, नीतिगत स्थिरता तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ पुरानी परंपराओं को तोड़ना भी उतना ही जरूरी था। बिल्कुल, दशकों तक हमारे देश में बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। और क्यों? क्योंकि वो समय ब्रिटेन की संसद के हिसाब से उनके दिन की शुरुआत का होता था। 1999 में यशवंत सिन्हा जी ने इस पुरानी परंपरा को तोड़ा और समय सुबह 11 बजे किया। और उसके बाद 2017 में अरुण जेटली जी ने बजट की तारीख को फरवरी के अंत से खिसकाकर 1 फरवरी कर दिया। इन दोनों बदलावों के पीछे एक बहुत ही ठोस आर्थिक कारण था। सुबह 11 बजे बजट आने से शेयर बाजारों को उसी दिन रिएक्शन देने का समय मिला। हाँ, और 1 फरवरी की तारीख इसलिए चुनी गई ताकि 1 अप्रैल से जब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो तो मंत्रालयों के पास पैसा खर्च करने के लिए पहले दिन से ही उपलब्ध हो। बिल्कुल। इसके अलावा 2016 में एक और बड़ा फैसला लिया गया। 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। इस रेलवे बजट के विलय को लेकर कई छात्रों को उलझन होती है। इसे आसान भाषा में समझते हैं? हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन उस घर की रसोई का अपना एक अलग बैंक अकाउंट है और वो लिविंग रूम के साथ अपना पैसा साझा करने को तैयार नहीं है। अरे, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। बिल्कुल, पुराना सिस्टम कुछ ऐसा ही था।
रेलवे का अपना अलग बजट होने से देश के बाकी ट्रांसपोर्टेशन जैसे रोड और पोर्ट्स के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ पाता था। अब विलय के बाद सरकार पूरे देश के लॉजिस्टिक्स की एक एकीकृत योजना बना पा रही है। ये तो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था, और बदलाव सिर्फ नीतियों में नहीं, तकनीक में भी आए हैं। आपको याद होगा कैसे पहले वित्त मंत्री चमड़े के ब्रीफकेस में दस्तावेज लाते थे। हाँ, 2019 में हमने देखा कि वो ब्रीफकेस एक लाल रंग के पारंपरिक बही खाते में बदल गया। और सबसे बड़ा बदलाव 2021 में आया, जब बजट पूरी तरह से पेपरलेस या डिजिटल हो गया। अब तो टैबलेट के जरिए बजट पढ़ा जाता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। आपने हलवा समारोह के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वो रस्म जो छपाई से पहले होती है। बिल्कुल। इसके बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं, जिसे लॉक इन पीरियड कहते हैं। लेकिन जब बजट अब छपता ही नहीं है, टैबलेट पर आता है, तो इस लॉक इन पीरियड का क्या हुआ? यही तो डिजिटल तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, पहले जब लाखों पन्ने छपते थे तो अधिकारियों को हफ्तों तक बेसमेंट में बंद रहना पड़ता था ताकि जानकारी लीक ना हो। अब क्योंकि सब कुछ डिजिटल रूप से एन्क्रिप्टेड होता है, इसलिए ये लॉक इन अवधि घटकर मात्र 5 दिन रह गई है। ये तो प्रशासनिक दक्षता का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब इस तकनीक की बात से निकलकर हम इस साल के बजट के मुख्य विजन पर आते हैं। बजट 2026-27 का पूरा ढांचा युवा शक्ति और 3 कर्तव्य पर टिका है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत है। लेकिन कागज पर विकसित भारत लिख देना तो बहुत आसान है। हाँ, असली सवाल ये है कि जमीनी स्तर पर खासकर गरीब और वंचित वर्गों के लिए इसका क्या मतलब है। इस विजन को एक आर्थिक पिरामिड के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसके 3 स्तर हैं। सबसे निचला स्तर है समावेशी विकास या सबका साथ सबका विकास। मतलब जब तक देश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्तर है आकांक्षाओं की पूर्ति, यानी शिक्षा कौशल के जरिए लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना। और जब ये दोनों काम हो जाते हैं, तब सबसे ऊपर आता है आर्थिक विकास, जहां देश की उत्पादकता बढ़ती है और हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं। ये तो एक थ्योरी की बात। अब जरा इन बातों को जमीन पर उतारने वाले असली आंकड़ों पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 27 के लिए सरकार ने कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपए रखा है, जबकि कुल प्राप्ति 36.5 लाख करोड़ रुपए है। ये जो बड़ा अंतर है, सरकार इसे बाजार से उधार लेकर पूरा करेगी, है ना? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह कि सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे को, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जीडीपी के 4.3% तक समेट लिया है। और ये 4.3% का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। राजकोषीय घाटे का कम होना ये दर्शाता है कि सरकार अपनी चादर से बहुत ज्यादा पैर नहीं फंसा रही है। इसके साथ ही विकास दर का अनुमान 6.8% से 7.2% के बीच रखा गया है। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प आंकड़ा महंगाई दर का है, जिसे ऐतिहासिक रूप से 1.7% के निचले स्तर पर दर्ज किया गया है। रुकिए, यहाँ पर एक व्यवहारिक सवाल उठता है। अगर आप आज सब्जी मंडी जाएं तो लगेगा कि महंगाई तो बहुत ज्यादा है, फिर ये 1.7% का जादुई आंकड़ा सरकार कैसे बता रही है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। दरअसल हमें सूक्ष्म और व्यापक अर्थव्यवस्था के बीच का अंतर समझना होगा। जब हम मंडी जाते हैं तो हम खाने पीने की चीजों की रोज बदलने वाली कीमतें देखते हैं। हाँ, जो मौसम की वजह से बदलती हैं। बिल्कुल, लेकिन 1.7% का ये आंकड़ा कोर इन्फ्लेशन और थोक बाजार की स्थिरता को दर्शाता है। जब व्यापक स्तर पर महंगाई दर इतनी कम होती है, तो रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब होम लोन और कार लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी? हाँ, जो कि मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, मध्यम वर्ग की बात निकली है तो सीधे प्रत्यक्ष कर सुधारों पर आ जाते हैं। एक बड़ा ऐलान किया गया है नया आयकर अधिनियम 2025, जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। हाँ, इससे टैक्स भरना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे जो सबसे दिलचस्प घोषणा लगी वो है विदेश पैसा भेजने पर लगने वाले टीसीएस को 20% से घटाकर मात्र 2% कर देना। इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। जब भारतीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसा भेजते थे तो 20% टीसीएस कट जाता था। ये पैसा डूबता नहीं था, आप इसे रिटर्न भरते समय वापस क्लेम कर सकते थे। लेकिन पूरे 1 साल तक उस परिवार की 20% पूंजी तो सरकार के पास ब्लॉक हो जाती थी ना? बिल्कुल,
अब इसे 2% करने से मध्यम वर्ग के पास तुरंत इस्तेमाल के लिए पैसा बच जाएगा। इसके अलावा लघु करदाताओं के लिए नील कटौती प्रमाण पत्र को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया गया है। यानी अब सरकारी दफ्तरों के चुक कर काटने की कोई जरूरत नहीं। और एक बहुत ही अच्छा फैसला ये लिया गया है कि मोटर दुर्घटना में जो मुआवजा मिलता है उस पर मिलने वाले ब्याज को अब पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ, पहले उस पर भी टैक्स लगता था। साथ ही अब अगर ITR में कोई गलती हो जाए तो आप 31 मार्च तक मामूली शुल्क देकर उसे ठीक कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर के बाद अब हम शेयर बाजार, IT क्षेत्र और सीमा शुल्क के नियमों को डिकोड करते हैं। शेयर बाजार में जो लोग वायदा और विकल्प मतलब FNO में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सरकार ने STT बढ़ाकर 0.05% और 0.15% कर दिया है। सरकार का उद्देश्य बाजार में सट्टेबाजी को रोकना है, लेकिन सिर्फ 0.15% टैक्स बढ़ाने से सट्टेबाजी कैसे रुक जाएगी? यहीं पर शेयर बाजार का गणित काम आता है। जो बड़े एल्गोरिदम ट्रेडर्स होते हैं वो दिन भर में हजारों सौदे करते हैं और उनका मुनाफा बहुत ही कम मार्जिन पर टिका होता है। जब सरकार 0.15% का फिक्स टैक्स लगा देती है तो वो टैक्स उनके मुनाफे के मार्जिन से बड़ा हो जाता है। इससे उनका पूरा गणित बिगड़ जाता है। क्या गजब का तरीका है। इसके अलावा IT सेक्टर को राहत देते हुए सरकार ने सेफ हार्बर मार्जिन 15.5% तय कर दिया है और इसकी सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दी है। ये एक तरह की शांति संधि है। मतलब अगर आप 15.5% मुनाफे पर टैक्स दे देते हैं तो टैक्स ऑडिट की चिंता नहीं रहेगी। और आम आदमी के लिए कस्टम ड्यूटी में क्या राहत है? सीमा शुल्क में एक जीवन रक्षक कदम उठाया गया है। कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं सहित 17 महत्वपूर्ण दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है। अरे वाह। हाँ, और व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो सामान हम विदेश से मंगाते हैं उस पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। कैंसर की दवाओं वाला फैसला तो सच में हजारों परिवारों को वित्तीय तबाही से बचाएगा। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इस बजट के सबसे भारी भरकम हिस्से पर आते हैं, बुनियादी ढांचा और रेलवे का विकास। पब्लिक कैपेक्स। हाँ, सरकार ने इस बार पब्लिक कैपेक्स का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। कुल 12.2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सड़कें, पुल और रेल नेटवर्क बनाने के लिए रखे गए हैं। क्या इतना भारी पैसा सीमेंट और लोहे पर खर्च करना सही है? इसे अर्थशास्त्र में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। जब सरकार बुनियादी ढांचे पर 1 रुपया खर्च करती है तो वो अर्थव्यवस्था में लगभग 3 रुपए का विकास पैदा करता है। बिल्कुल, मजदूरों को रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टरों का काम बढ़ता है। इसी विजन के तहत रेलवे में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और ये 7 हाई स्पीड कॉरिडोर जरा देखिए कहां बन रहे हैं। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये सभी भारत के प्रमुख आर्थिक और तकनीकी हब हैं। जब 2 बड़े IT हब जैसे बेंगलुरु और हैदराबाद हाई स्पीड रेल से जुड़ेंगे तो व्यापार और टैलेंट का मूवमेंट बहुत तेजी से होगा। और टैलेंट की बात करें तो शिक्षा और नवाचार के मोर्चे पर भी गहरी रणनीति है। 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC लैब स्थापित की जा रही हैं। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। हाँ, और विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी के लिए हर जिले में छात्राओं के लिए एक समर्पित STEM हॉस्टल बनाया जाएगा। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में भी बायोफार्मा शक्ति योजना आई है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारत में 3 नए नाइपर संस्थान बनाए जाएंगे और 1,000 नए क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। हम इतने सारे ट्रायल साइट्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भारत अब सिर्फ जेनेरिक दवाएं बनाने वाला देश नहीं रहना चाहता। हम दुनिया का रिसर्च हब बनना चाहते हैं। 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स होने का मतलब है कि दुनिया की कोई भी नई दवा बनेगी तो उसकी सबसे सटीक टेस्टिंग भारत में होगी। ये तो भारत को मेडिकल साइंस में ग्लोबल हब बना देगा। और ये रेस सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। कृषि क्षेत्र में एक बहुत ही एडवांस्ड AI टूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत विस्तार। ये टूल मौसम, मिट्टी और बीजों के बारे में सटीक जानकारी देगा। लेकिन क्या हमारा पारंपरिक किसान इस AI टूल का इस्तेमाल कर पाएगा? हाँ, क्योंकि भारत विस्तार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आवाज और स्थानीय भाषाओं पर काम करता है। किसान को सिर्फ अपने फोन में अपनी भाषा में बोलकर सवाल पूछना है। ये तो बहुत बढ़िया है। और व्यापार के क्षेत्र में MSME को सहारा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक विशेष
SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। ये फंड छोटे उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में 70% से ज्यादा रोजगार यही छोटी कंपनियां देती हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट का सारा जोर आम लोगों के जीवन को आसान बनाने पर है, जिसे ईज ऑफ लिविंग कहते हैं। कौशल विकास के तहत 2030 तक सिर्फ AVGC सेक्टर में 20 लाख नए पेशेवरों को तैयार करने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 नए क्षेत्रीय मेडिकल हब और 3 नए आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बन सके। हाँ, और दिव्यांगजनों के सम्मानजनक रोजगार के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना शुरू की गई है। और बच्चों, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन को नए रूप में लागू किया जा रहा है, ताकि अगले दशक के चैंपियंस तैयार हो सकें। इसे आसान भाषा में समझते हैं और एक क्विक रिवीजन करते हैं। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इस बजट की मुख्य थीम युवा शक्ति और कर्तव्य है। राजकोषीय घाटा 4.3% पर नियंत्रित है और GDP विकास दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। और कैपेक्स की बात करें तो बुनियादी ढांचे पर ऐतिहासिक 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में मोरारजी देसाई जी और लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का नाम याद रखना है। बिल्कुल, नए कर नियम अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भारत विस्तार AI टूल और स्वास्थ्य क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए की बायो फार्मा शक्ति योजना इस बजट के प्रमुख स्तंभ हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम देख सकते हैं कि ये पूरा बजट केवल वर्तमान जरूरतों को ही पूरा नहीं करता, हाँ, बल्कि ये भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों, अंत में आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। कागज पर यह मास्टर प्लान बहुत शानदार है, लेकिन क्या हमारी सरकारी मशीनरी इस विजन को जमीन पर उतनी ही ईमानदारी से लागू कर पाएगी? योजना बनाना एक बात है और उसका सफल क्रियान्वयन बिल्कुल अलग चुनौती है। इस पर आप खुद विचार कीजिएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो बच्चों, आज हमने बजट 2026 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सीखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पवन लर्निंग जोन को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल पवन लर्निंग जोन से जुड़े रहें। धन्यवाद।